चलो शुरू करें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर में ये जाने कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और किसी भी मटेरियल के अंदर एटम की क्या एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जो हमारे इंडियन फिलोसफर और जो ग्रीक के फिलोसफर है, उन्होंने जो बात बोला, क्या बोला उन्होंने, इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर ने बोला कि भाई जो सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मटेरियल के अंदर पाया जाता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम से छोटा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम किसके बारे में बात करें, डाल्टन्स, अगर हम डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पे भी अगर नजर डालें तो डाल्टन्स ने भी क्या बोला था, उन्होंने भी बोला था कि भाई जो एटम होता है वो क्या होता है, एटम जो होता है वो अल्टीमेट पार्टिकल होता है। अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक पार्टिकल। इससे छोटा पार्टिकल और कुछ नहीं हो सकता। इसी के बार बार रिपीटेशन से क्या होता है, कोई भी मटेरियल तैयार होता है। इससे छोटा पार्टिकल और कुछ नहीं है, ऐसा बोल करके इन्होंने अपना थ्योरी दिया था कब, 1808 में। और तब से लेकर के लगभग 20 सेंचुरी के आसपास तक के इन्हीं की बातों को सही माना जा रहा था। अब इसके बाद अब ये बोला गया कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि एटम का, भाई एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है, अब एटम का स्ट्रक्चर बताओ, एटम कैसा होता है। तो जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की बारी आई तो फिर इस समय तक के आते आते काफी सारे साइंटिस्ट थोड़े से और ज्यादा डेवलप्ड माइंड के आ चुके थे, जिन्होंने अब ये बात बोला, थोड़े स्टडी के बाद बोला कि भाई अगर एटम चलो सबसे छोटा पार्टिकल है तो बताओ एटम कैसे स्टेबल रहता है। और जब एटम की स्टेबिलिटी को लेकर के आगे रिसर्च हुए तो फिर कुछ बातें फिर सामने आई और ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। और उनमें से हम 3 पार्टिकल के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, तीसरा होगा न्यूट्रॉन। तो इन तीनों पार्टिकल के बारे में फिर आगे चल के रिसर्च होना शुरू हो गया। और ये तीनों पार्टिकल अगर किसी के अंदर हैं तो फिर एटम कैसे स्ट्रक्चर बना के रखता है, कैसे स्टेबल रखता है, ये सब स्टडी होने लगा। तो जब डाल्टन्स की बात को थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, उनकी बात जो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया गया कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, तो उनको लेकर के हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अब। और वो जो छोटे पार्टिकल मिले उनको कहते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें पहला जो आता है वो कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या कहलाता है, प्रोटॉन, तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरी का पूरा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। क्लास 11th में ये चीज पढ़ी जाती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ और कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। फिलहाल आप लोगों को मानना पड़ेगा इस बात को कि हाँ इनकी डिस्कवरी हो चुकी है और इनके अंदर 2 चीजें हैं जो हमें काम आने वाली है। पहला क्या है कि इन पार्टिकल्स का मास क्या है और दूसरा इनका चार्ज क्या है। ये चीजें डिस्कवरी करके इनको कैलकुलेट करके निकाला गया है, इनके मास को और इनके चार्ज को। तो जब इनके मास का कैलकुलेशन किया गया और चार्ज का कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि इनका जो मास होता है, मास कितना होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है निगेटिव चार्ज और इसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सी का मतलब होता है कूलम, ये क्या होता है, चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये किसके अंदर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, एटम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, एटम के अंदर। हमने जो एटम अभी तक के सुना था उस एटम के अंदर के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो एटम के अंदर जो पहला चीज पाया जाएगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसके अंदर चार्ज कितना पाया जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनके बारे में डीप में नहीं जान सकते। इसके बारे में डीप में हमको और पढ़ना ही है आगे चल के, लेकिन फिलहाल अभी अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका सिलेबस का टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्लास 11th में रखा गया है, इसके बारे में कि कैसे ये हमको मिला, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ। फिलहाल आपको बस इतना ही जानना है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा फिलहाल सोचना नहीं है। इसी इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया, तो मास कितना पाया गया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब बहुत छोटा है, देख रहे हो, 10⁻31 बहुत छोटा है, सबसे छोटा।
इन तीनों पार्टिकल में सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही रहता है, इसीलिए इसको इग्नोर माना जाता है। जहां इसके मास के कैलकुलेशन की बात की जाती है वहां पर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा क्या आता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इसके अंदर उतना ही चार्ज पाया जाता है जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, उतना ही चार्ज पाया जाता है जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। बस फर्क ये है कि ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कितना चार्ज हुआ? देखो कितना फायदा का बात है, एक को आपको दिमाग में रखे, दूसरा अपने आप आ गया। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सेम चार्ज है। ठीक है, अब इसको अगर याद करना है तो मैं 3-4 बार बोल रहा हूं, अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज दौड़ाओ और आज ही अभी याद कर लेना है, ऐसा सोचो, क्योंकि घर जाके इसको आराम से बैठ के याद करेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मास निकाला गया तो मास कितना मिला? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, पहली बार देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका दिमाग प्रोसेस करने में टाइम जरूर लेगा। इसको जितना बार मौका दोगे उतना ज्यादा ये स्टेबल होते जाएगा आपके माइंड में। 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। देखो यहाँ माइनस 31, यहाँ कितना है? माइनस 27। जब हम थर्ड पार्टिकल की बात करते हैं, न्यूट्रॉन, स्पेलिंग क्या है? NEUTRON, न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रल एलिमेंट नहीं, गलत बोल दिया, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल होता है मतलब इसके अंदर चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर मास कितना होता है? मास होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कंपैरिजन करो तो बस ये 3 और 5 का डिफरेंस है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों का मास लगभग लगभग इक्वल होता है। तो डेसिमल के बाद है, कहने का मतलब इसके पास कितना है? एक 1.675, एक तरीके ऐसा बोल सकते हो कि 1 रुपए 20 पैसे, और एक जने के पास 1 रुपए 21 पैसे। क्या डिफरेंस है भाई? ये ऐसा बोल दो कि 1,015 पैसे एक जने के पास है, 1,015 पैसे, दूसरे के पास है 1,016 पैसे। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई मतलब है पैसे की वैल्यू का? नहीं है। वैसे समझ लो कि डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट में दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका कितना है? 3, इसका कितना? 5। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हाँ, न्यूट्रॉन क्या होता है? ज्यादा मास का होता है, प्रोटॉन कम मास का होता है। लेकिन कितने कम का? बहुत कम का। बट ओवरऑल डिफरेंस देखा जाए तो कौन छोटा होता है? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का होता है बड़ा। लेकिन दोनों का मास लगभग लगभग इक्वल होता है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। समझ आया? मास देखा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है काफी कम होता है, बहुत कम है। देखो इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो -27, यहाँ पर कितना? -31। मतलब इससे कितना है? 340 का मतलब 10,000 टाइम कम है ना। तो अगर आपस में इनका रिलेशन देखा जाए तो ये समझ आता है। देखो नोट करके क्या लिखा गया है? मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे? MP, मास ऑफ प्रोटॉन, ये लगभग लगभग किसके इक्वल है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और इसी को ही सबसे छोटा अमाउंट ऑफ मास माना जाता है, जिसका वैल्यू हम लोग कितना बोलते हैं? 1 mu। तो 1 mu का जो वैल्यू हम लोग उधर निकाले थे ना, एक्चुअल में उतना ही मास होता है इन दोनों का। सबसे कम मास इन्हीं का होता है, इससे कम मास एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे कम मास यही है। 1 mu हमारा क्या होता है? सबसे छोटा मेजरमेंट का डिवाइस था ना, सबसे स्टैंडर्ड मास क्या था? 1 mu था। 1 mu किसका था? कार्बन के C12 का 12 पार्ट का मास था, वही था ना 1 mu। उसी का मास जो है इनके इक्वल होता है। इससे छोटा और कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल है उनका मास है। कोई दिक्कत समझने में? तो अगर इनका मास लगभग लगभग इक्वल है तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को इनके मास से कंपेयर करें तो कितना होता है? मोस्टली जो 1 mu है ना, उसको ये प्रोटॉन का मास है, इसी से रिलेट किया जाता है। किससे रिलेट किया जाता है? प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन का मास बोलो या 1 mu बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम मान के चलो। और वो लगभग किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन के मास के जितना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को किससे रिलेट करें? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग सेम मान लिए, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास में आप इससे डिवाइड करो 1837 से, तब जाके मिलता है। तो सोचो कितना टाइम छोटा है, 1837। आप डिवाइड करके देख लेना, लेकिन इतना मेहनत नहीं करना, सिर्फ ये डेटा है, दिमाग में रख लो, और मेहनत करने का मन लगेगा तो कर लेना।
इससे इसको जब डिवाइड करोगे देख लेना, अगर आप इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1837 आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, 1837 से डिवाइड करोगे जब उनके मास को, तब जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। देखो काफी छोटा है ना, कितना टाइम्स है, 1/1837 टाइम्स है। कोई दिक्कत समझने में इसको? ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इन जनरल, अगर इन तीनों में आपस में रिलेशन देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है लगभग लगभग किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन के, बट इनका मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये इनमें आपस में क्या है, एक रिलेशन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लगभग लगभग क्या है, इक्वल मास के हैं, बट इलेक्ट्रॉन से दोनों दोनों काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1837 टाइम्स ज्यादा है। 1837 का मल्टीप्लाई जब इलेक्ट्रॉन के मास में करेंगे, देखो जब इलेक्ट्रॉन के मास में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। ये बात को समझने में कोई तकलीफ हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर हम बहुत क्लोज एनालिसिस करें एकदम, नहीं भाई हमको सब में डिफरेंस बता ही तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, न्यूट्रॉन, फिर कौन है, प्रोटॉन, और इन दोनों से बहुत छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ठीक, इसीलिए ना आगे चल के जितने केमिकल रिएक्शन देखे जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है तो कहीं भी इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है वो, तो उसी की वजह से केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। बट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके बारे में आगे चल के समझेंगे, ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये मोमेंट जल्दी से नहीं करते हैं, जब ये मोमेंट करते हैं फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सीधा, जो बड़ा रिएक्शन होता है। तो हम जितने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि यही आसानी से मूव कर सकता है, ये दोनों आसानी से मूव नहीं करते हैं। अगर ये मूव किया मतलब समझ लो बहुत तहलका मच जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है। अब देखो हम आते हैं अपने काम की बात पे, थोड़ा सा बेसिक तो समझ आ गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, बट मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड तैयार करने के लिए वो सारी चीजें आप लोगों को समझाई है। हमने देखा कि एटम के अंदर 3 तरीके का पार्टिकल पाया जाता है जिसको आपको मानना पड़ेगा। क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का कैसे हुआ, कोई सोचने समझने का बात ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये सब हम 11th के लिए छोड़ दिए। अब देखो हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर कहाँ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से एटम में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब समझना है। तो जब ये सारा स्टडी चल ही रहा था तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी पे काम कौन कर रहा था, थॉमसन, जे थॉमसन करके एक क्या है, साइंटिस्ट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी इसी पर्सन ने किया, ऐसा क्रेडिट जाता है। तो जे थॉमसन जब उस पर स्टडी कर रहा था, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसने देखा कि भाई चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मुझे समझ आ गया, मतलब मैं अब एटम का पूरा क्या कर सकता हूं, एनालिसिस कर सकता हूं, एटम का शेप बता सकता हूं। और इसने बिना बाकी कुछ को जाने बिना इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज इसको मिला, इलेक्ट्रॉन ऐसा पाया जाता है करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे समझते हैं। तो उसके बाद इसने क्या किया, एटम का स्ट्रक्चर बता दिया कि हाँ एटम कैसा होता है अब मैं बता सकता हूं बोला, और इसने बताया। और इसने जो स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर की वजह से इसके मॉडल का नाम बन गया। और क्या क्या नाम बोलते हैं, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम मतलब क्या होता है, आलू बुखारा बोलता है ना, तो प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल मतलब जो खीर को बोलते हैं ना। और फिर क्या होता है, वाटरमेलन मॉडल। ये सारे नाम एक ही हैं, सब एक ही तरह से होते हैं ना, इसके मॉडल में ये सारी बातें सेम है, चाहे वाटरमेलन का मॉडल बोलो या प्लम पुडिंग का मॉडल बोलो या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल बोलो। रेजिन पुडिंग का मॉडल होता है जैसे खीर के अंदर किशमिश डला हुआ है ना। ये सारे मॉडल सेम है। इसने बोला क्या, इस भाई साहब ने ये समझते हैं, इसने बोला कि भाई देखो एटम क्या है और कुछ नहीं है। हम गए खेत में बोलता है और हम एक वाटरमेलन उठा के ले आए, वाटरमेलन को काट दो और काटने के बाद ये लाल लाल जो दिख रहा है ना उसके अंदर में काला काला दिख रहा है, हाँ हाँ, तो ये जो काला काला दिख रहा है ना ये सब इलेक्ट्रॉन है। बोला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। और पूरा जो लाल लाल दिख रहा है वही क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ये जो लाल लाल दिख रहा है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वहां पर स्प्रेड है, और उसके बीच बीच में कौन लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव दोनों एटम के अंदर में बैलेंस रहते हैं। हो गया, बस इतना बोल दिया। आगे चल के कुछ भी ढंग से इसकी बातों का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो इसलिए इसके मॉडल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन पहला पर्सन जिसने ठीक ठाक कुछ बताया वो यही था। इसने पहला बात बोला कि एटम जो होता है
एटम जो होता है वो एक क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। एटम का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ये बात इसने ठीक बोला, जो आगे चल के एकदम सही माना जाएगा। तो एटम का जो शेप है स्फेरिकल शेप का होता है, और उस स्फेरिकल शेप के अंदर में पूरे पूरे स्फीयर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहता है। पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से उसके अंदर में फैला रहता है, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। बस इतना सा सिंपल इसने क्या दिया, अपना मॉडल के बारे में बताया। ठीक है, जिन चीजों को हम लोग यहाँ पॉइंट पास लिखे हुए हैं। इन 1898 जब हम यहाँ पर इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उस समय ये सारी बातें बोल के चला गया है। जब हमारे बाकी पेरेंट्स लोग खेत में बस अनाज उगा रहे थे, है ना, उस समय ये सब बहुत कुछ करके चला गया है। इन 1898 जे थॉमसन प्रपोज दैट अबाउट एन मॉडल। उसने मॉडल के बारे, अपने मॉडल के बारे में देखो क्या क्या बताया, एटम के मॉडल के बारे में। एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप। पहला जो इंपॉर्टेंट बात, एटम का क्या बता दिया, शेप बता दिया। एटम का स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं ना, तो बताएगा कैसा दिख रहा है भाई, स्फेरिकल शेप में रहता है एटम। हाँ ठीक है, तो एटम का शेप क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। फिर अब आगे क्या बोलता है कि अब स्फेरिकल है, मतलब उसका साइज किससे मेजर किया जाएगा, रेडियस से। कोई भी स्फेरिकल शेप का क्या होता है, रेडियस देखा जाएगा। तो बताया कि जो रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कितना साइज का होता है, 10⁻10 के साइज का होता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज रहेगा 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग बहुत छोटा है ना। तो अगर आपको कोई ये बोले कि 500 सेकंड तक के तुम उससे बात मत कर, तो इसका मतलब क्या है, 500 सेकंड कौन बोलेगा आपको। अगर कोई बोले कि 600 सेकंड तक के तो यहाँ पर बैठ, तो 600 सेकंड को हम 600 सेकंड थोड़ी बोलेंगे, उसको मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में कितना हो जाएगा वो, 10 मिनट। तो भाई 600 सेकंड बोलना बेवकूफ़ी है ना, हम 10 मिनट बोल सकते हैं। तो वैसे ही 10⁻10 मीटर ये क्या है, वैसे बहुत क्या हो गया, छोटा वैल्यू है, तो उसको हम लोग एक नया वैल्यू बोल देंगे, और ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये जो ए के ऊपर, इस मुंडी के ऊपर क्या लगा दो, बोला, ये क्या कहलाएगा, एंगस्ट्रॉम। क्या कहलाता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 10⁻10 मीटर। समझ आया। तो एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस को ही मेजर करने का यूनिट है। जब बहुत छोटा हो गया तो लोगों को आसान लगे, हसनैन जैसे लोग बोर ना हो करके क्या बोल दिया, इसको एंगस्ट्रॉम बोल दिया। समझ आया हसनैन, ठीक। तो जो इसका जो रेडियस होगा, बोला स्फेरिकल शेप में रहेगा, और इसका जो रेडियस होगा बहुत ही छोटा होता है, मतलब एटम क्या है, बहुत छोटा है। तीसरा बात इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या है, बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। उस एटम के स्फीयर में पूरी तरीके से, ये देखो इस एटम के जो स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज देखो पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ये दिख रहा है सब तरफ, पूरा ये जितना है सब पॉजिटिव है। निगेटिव को छोड़ के बाकी सब तरफ क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को रिलेट करने के लिए हम लोग वाटरमेलन का एग्जांपल लिए हैं। वाटरमेलन का एग्जांपल देख के हमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वाटरमेलन के अंदर में क्या रहता है, वाटरमेलन के अंदर में पूरा रेड रेड रहता है ना, तो पूरा रेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली, एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इम्बेडेड। इम्बेडेड क्या होता है, इम्बेडेड का मतलब होता है लगा हुआ होना। जैसे कि जो ऑर्नामेंट्स में स्टोन क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, लगे रहते हैं। जैसे हमारे जबड़े में दांत लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्बेडेड। तो आर इम्बेडेड इनटू इट in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement। इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या रहे, बैलेंस रहे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं रहेगा तो कोई एक चार्ज के कम ज्यादा होने से हो तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस का नेचर आ जाएगा और हमको शॉक लगने लग जाएगा, है ना। जब हमको कोई भी वायर करंट लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, उसमें चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज फ्लो कब होता है, जब उसमें इक्वल नहीं रहेगा। तो हमको कोई भी मटेरियल का शॉक लगता है क्या, नहीं लगता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है, बैलेंस है। तो इसका मतलब वही है, इसने सिंपल सा बात यही बोलना चाहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एटम के अंदर में कि इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, और न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अरेंजमेंट है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है,
ये बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक, टफ थोड़ी लग रहा है वर्डिंग जो है, ये नहीं लग रहा है ना? तो इसका मतलब सीधा सा बात वही था कि स्फीयर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पूरा क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और उसके बीच बीच में कौन लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। कभी कंफ्यूज हो तो वाटरमेलन को वापस दिमाग में याद कर लेना, है ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बोला कि द मास ऑफ एटम इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम। इसने बोला कि जो एटम का मास है वो कैसा रहेगा, तो बोला कि जो एटम का मास है पूरा सब तरफ क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। मतलब अगर एटम एक स्फीयर है तो उसका हर तरफ मास रहेगा, हर तरफ क्या रहेगा, मास रहेगा। लेकिन आगे चल के यही बात गलत हो जाएगा। एटम का मास सिर्फ न्यूक्लियस में क्या रहता है, कंसंट्रेट रहता है, बाकी जगह क्या रहता है, खोखला रहता है, खाली रहता है। ये बस सारा मास कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, सेंटर में रहता है। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि इसका मास जो है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब तरफ फैला हुआ है बोल रहा है, तो इसका मास क्या है, थ्रू आउट द एटम, पूरे एटम में बढ़िया बराबर फैला हुआ है बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। अगला बात बोलता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों क्या रहते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के रहते हैं। भाई चार्ज तो डिफरेंस ही है उसमें, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा बोल रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू रहेगा उतना ही क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज का रहेगा। सो द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस तरह से पूरा एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। मतलब उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा ना नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कोई चार्ज ओवरऑल देखा जाए तो नहीं आएगा उसके ऊपर। ये सारा क्या है, जे थॉमसन के मॉडल का पॉइंट है। कोई दिक्कत है समझने में? लास्ट का मतलब तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अगर इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है, मतलब उसमें कोई नेट चार्ज आया क्या, नहीं आया। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं। ठीक, समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम थोड़ा सा और अपने से एक बार रीड करने की कोशिश करेंगे घर में। बाकी कभी कंफ्यूजन हो तो जो मैंने समझाया उसको दिमाग में रखना कि उन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है कैसे शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है, और इस स्फीयर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से स्प्रेड रहता है, पूरी तरीके से फैला रहता है स्फीयर में, और नेगेटिव चार्ज उसके बीच बीच में लगा हुआ रहता है, इंबेडेड रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और इस तरह से ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और मास के बारे में क्या बोला कि इसका जो मास है पूरी तरीके से सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सब तरफ में क्या रहता है, उसका मास रहता है, ये बोला। कोई दिक्कत समझने में? आगे चल के जब इस पे और एक्सपेरिमेंट होगा, नए नए जो साइंटिस्ट है वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो पाया जाएगा कि इसकी बातें जो हैं सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है एटम के अंदर में, इसीलिए इसके मॉडल को हम लोग सक्सेसफुल नहीं मान सकते। इसके अंदर काफी सारे हमको ड्रॉबैक्स देखने को मिले। तो अगला टॉपिक जो आता है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। इस थॉमसन के मॉडल की क्या ड्रॉबैक है? तो भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने बोला कि भाई जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। तो ये जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया, उसको बाकी एक्सपेरिमेंट जो आगे और होने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं पाया जाएगा। ऐसा ये नहीं होता है, ये पाया जाएगा एक्सप्लेन बाय दिस मेथड एज वी सी बिलो। जब आगे हम और पढ़ेंगे, अभी रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे, और क्लास 11th में तो हम लोग और बीच में एक दो मॉडल पढ़ते हैं, तो वो सारे मॉडल जो जो और देखे गए हैं उनमें ऐसा बात नहीं पाया जाता है, और इसीलिए इसका जो मॉडल क्या है, सक्सेसफुल नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा जो पहले से मैं जानता हूं इसलिए बता दिया। क्या बताया कि जो मास है वो ऐसा नहीं रहता है, मास सिर्फ कहां पे रहता है, सेंटर में। लेकिन इसने क्या बोला, पूरी जगह पे रहेगा। इसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में कौन घुसा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। ऐसा रहता ही नहीं है। जो बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली पूरा फैला रहता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं रहता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहने वाला है, सेंटर पे रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन कहां पे रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमने वाला है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये नहीं रहता है। तो ये बातें इसकी सही नहीं पाई जाएगी। सही क्या रहेगा कि स्फेरिकल नेचर का रहेगा। ठीक है, तो क्यों पढ़ा गया, पढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सडनली किसी ने एकदम ऊपर आसमान से आकर के नहीं बता दिया।
हर कोई किसी दूसरे के फेलियर से कुछ ना कुछ सीख करके आगे अपना मॉडल तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हमको इसको समझना जरूरी है कि कैसे इसका एक आगे प्रिपरेशन हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में इसको? ठीक, तो आज हम ज्यादा टारगेट नहीं रखे हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, जो लगभग 1 घंटे का टॉपिक है, तो इसीलिए हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, थॉमसन का मॉडल। आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ोगे तो पहला उस चैप्टर का पहला लाइन से स्टार्ट करके कहां तक के पढ़ना है, पूरा रदरफोर्ड के मॉडल तक का पढ़ना है। रदरफोर्ड के मॉडल से पहले तक का पूरा पढ़ लेना है, ये आज ही पढ़ लेना है। और कल जब वापस क्लास आओगे तो उससे पहले रदरफोर्ड के मॉडल को एक बार रीडिंग करके आना है। आज जाकर के पहले नोट्स पढ़ लेना मेरा, नोट्स पढ़ने के बाद उस एनसीईआरटी के बुक में रदरफोर्ड के मॉडल से पहले तक का पढ़ लेना, ठीक है। और कल आने से पहले, कल जब समय मिलेगा या जिस समय भी आपको समय मिलेगा, रदरफोर्ड के मॉडल को पूरा आपको रीड करके आना है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं तो रदरफोर्ड के मॉडल तक का पूरा एनसीईआरटी बुक का आपको रीड करना है, ठीक। और उससे पहले कम से कम 1 या 2 बार मेरा नोट्स जरूर रीड करना, ठीक है। फिर आज का क्लास इतना ही पढ़ते हैं ना।